काफी लोगों के सवाल थे, कमेंट आया था, सर हम सीनियर सिटीजन, हमारे लिए कोई स्कीम है या नहीं, क्या सभी बच्चों के लिए या फिर जवानों के लिए? तो एक सरकारी स्कीम आती है जिसमें गारंटेड रिटर्न है 8.2% और ये एसबीआई में भी आती है, पोस्ट ऑफिस में भी आती है, सेम ही है, ठीक है, सीनियर सिटीजन स्कीम के नाम से, जिसमें गवर्नमेंट गारंटी रहती है 8.2% की। और इसकी वीडियो हजारों बनी है, यूट्यूब पे है, पोस्ट ऑफिस के नाम से या सीनियर सिटीजन स्कीम के नाम से। अगर मैं भी वही सिंपल बना दूं तो क्या मतलब, आप एआई से ही पूछ लोगे। मुझसे लोगों ने पूछा था कि सर 8.2% वाला तो मालूम है, चलो अभी जो ब्याज दर चल रही, क्या हम इसको थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, ऐसी संभावना है क्या? ये 8.2 11% 12% की संभावना हो सकती है या फिर ये गलत है? देखो आपको एक बात बताओ, तो जो सीनियर सिटीजन रहता है ना, इनका पैसा बहुत जरूर रहता है। अगर कोई 30 साल का बंदा है या 35 साल का बंदा है, अगर कोई धंधा करे, बिजनेस करे, इन्वेस्टमेंट करे, अगर लॉस भी हो जाए तो उसके पास समय है फिर से, मतलब उसकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है। वो इंसान जिसने जीवन भर पैसा कमाया संघर्ष करके, और जब वो रिटायर हुआ 55-60 के साल में, और उसका जो एक फंड आया, तो उसमें अब वो रिस्क बहुत कम या फिर जीरो लेना चाहता है, क्योंकि अब उसका रिस्क लेने का समय नहीं है। तो बहुत ही हटके वीडियो होने वाली, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज जरूर देखना। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीनियर सिटीजन जो एससी एसएस स्कीम है वो होती क्या है, ठीक। दूसरा, क्या हम ये सीनियर सिटीजन स्कीम को म्यूचुअल फंड से कंबाइन करके एक हाइब्रिड स्कीम बना सकते, और ये जो 8.2% है वो अगर म्यूचुअल फंड से हम इन्वेस्टमेंट से कन्वर्ट करके 11% की संभावना हो सकती ही नहीं सकती। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन के लिए सेफ्टी मैटर करता है, तो क्या मॉडिफाइड स्कीम जो हम बनाएंगे वो उतनी ही सेफ रहेगी या फिर रिस्की रहेगी? और साथ में टैक्स का क्या हिसाब, क्योंकि इसमें टैक्स और इसमें टैक्स अलग अलग लगता है। तो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना, बड़ा मजा आएगा। तो सबसे पहले बात करें कुछ ऐतिहासिक रिटर्न की, जो कि इंटरेस्ट सिंस इंसेप्शन, जब ये लॉन्च हुई तब से 2004 से लेके 12 तक भाई साहब 9% था। देखना बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एक पैटर्न नजर आएगा, 12-13 पे 9.5 30 के आसपास, 15 में 9-20, फिर बढ़ते बढ़ते कम होते 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 2022 और 23 के आसपास करीबन 7.4 7.6 है, और उसके बाद 23 तक 31 तक 8 था, और अभी जो चल रहा है वो करीबन 8.2 है। आपको क्या लगता है, ये 8 से बढ़ के फिर 9-10 जाएगा या इतना ही रहेगा या कम होगा? नीचे कमेंट जरूर करें। देखो मैं एक सिंपल आपको बात बता दे दो, ये सीनियर सिटीजन स्कीम, ये इसका जो इंटरेस्ट रेट है ये डिपेंड कैसे करता है कि बढ़ेगा कम होगा? सबसे पहले जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करता है इन्फ्लेशन में, महंगाई दर, उसके साथ रहता है भारत की इकोनॉमी ग्रोथ फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। बट मान लो कि अगर भारत की जो महंगाई दर है, ग्रोथ डेवलपमेंट है, वो 5-6% के आसपास है, ठीक है, तो जो इंटरेस्ट रहता है एफडी का वो भी उससे आधा 1% ज्यादा ही रहता है या उसके बराबर रहता है, ठीक है। देखना, अगर एफडी का रेट 7% है तो इन्फ्लेशन भी करीबन 5.5-6% के आसपास होगा। एक समय था 2000 के पहले कि एफडी का रेट सन 12-13% था, तो लोग खुश हो जाते, और 12-13% भाई साहब, अगर 12-13% एफडी का रेट पहुंच गया तो हो सकता है सीनियर सिटीजन 13-14 पहुंच जाए, लेकिन इन्फ्लेशन भी भाई साहब उतना ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि दोनों हाथ में लड्डू, महंगाई बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, महंगाई कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी। ऐसा है कि एक कॉमन चीज है, बाकी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक ग्रोथ। बट फिर भी आने वाले समय में आपको क्या लगता है, महंगाई बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए? उस हिसाब से आप सोच लेना, ये बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए। खैर फिर भी बहुत अच्छा ब्याज, और वैसे भी एफडी से आधा 1% सीनियर सिटीजन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ही होता है, तो 8.2 भी बहुत ही अच्छा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट की बैक रिटायरमेंट स्कीम है वो 8.2% का अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरा, ये 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं आता, ये आता 5 साल के लिए लॉक इन। जी हाँ, 5 साल के लिए ही ले सकते, उसके बाद 5 साल होने के बाद आप 3-3 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 साल में निकाल दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इंटरेस्ट पेमेंट हर क्वार्टरली होता, हर महीने नहीं होता है। दूसरा, जी हाँ, ये गवर्नमेंट स्कीम है तो भारत सरकार की गारंटी के 8.2 होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट, जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखे रहते काफी अच्छी। अगर आपने अभी स्कीम ली है, अगर आपने अभी स्कीम ली है और आपके इसमें 8.2% का सर्टिफिकेट या फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, तो इसके बाद अगर 8.5 या 9 भी हो गया ना भाई साहब, तो आपको 8.2 ही मिलेगा 5 साल तक, ठीक है। या फिर इस 8.2 से गिर के 8 या 7.5 हो गया तो भी आपको 8.2 ही होगा, क्योंकि यही सरकार की गारंटी, जो बात हुई वो मिलेगा। इसलिए लोग इसमें थोड़ा विश्वास करते हैं, और वाकई बहुत अच्छी एक सेफ वाली स्कीम है। तो सीधी सी बात है भाई साहब, ये बुजुर्ग लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, तो ये वही है जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, चाहे गरीब मध्यम वर्ग अमीर कोई भी हो, कोई भी भारत का हो सकता है। एनआरआई के लिए नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए। और वो लोग जो कि 55-60 के बीच में वीआरएस लिया, वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम, जो जानते हैं, जो कि सरकारी नौकरी में या फिर प्राइवेट में या फिर गैर सरकारी होती है, जिसमें एक वीआरएस मिलता है एक एज के बाद,
ठीक है, वो ले सकते हैं उम्र से पहले, तो उनको भी मिलने की, अगर उनका सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली वो ले सकते हैं। और डिफेंस पर्सनल, कई बार क्या होता है आपने देखा होगा आर्मी मिलिट्री या जिसमें जो डिफेंस में रहते हैं वो मिलिट्री या जो जवान रिटायर हो जाता है 40, 45, 50 में, तो उनके पास सर्टिफिकेट रहता है, तो डेफिनेटली उनके लिए। बाकी आम लोगों के लिए 60 साल से ऊपर या 60 साल के वालों के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट में इसमें इन्वेस्ट कितना कर सकते हैं। देखो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 है। अब 1000 तो कोई करेगा नहीं, बट फिर भी गरीब मध्यम वर्ग तो 25-50 हजार 1 लाख तक कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो अपर लिमिट है वो है भाई साहब 30 लाख, जी हाँ, प्रति व्यक्ति। अगर आपके पास 60 लाख है और आपकी पत्नी है, मैं दुआ करूंगा कि वो जीवित अगर होगी, क्योंकि सीनियर सिटीजन है 60-65 में, अगर होगी तो पति पत्नी दोनों अलग अलग खोल सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 30 और 30 दोनों में लिमिट, तो करीबन 60 लाख के आसपास आप दोनों खोल सकते हो। और दूसरा, ब्याज दर कब और कैसे मिलेगा, तो ब्याज दर की है कि जब भी आप इन्वेस्ट करोगे उसकी डेट तय है कि 31 मार्च, 31 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर, इसमें ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब कि अगर मैं 30 लाख रुपए लगाता हूं तो मुझे कितना मंथली या क्वार्टरली मिलेगा। क्वार्टरली मिलता है इसमें, तो 8.2 अगर रहा और 30 लाख का इन्वेस्ट करें तो साल का ब्याज बनता है 2,46,000, और क्वार्टरली देखें तो 2,46,000 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 61,500 हर तिमाही आपके अकाउंट में पैसा आएगा। अब आप सवाल पूछेगा भाई साहब आपने स्टार्टिंग में बताया था 11 से 12% की संभावना, पॉसिबिलिटी, ये तो 8.2 हमको मालूम है, 11-12% कैसे होगा, क्या चेंजेस करें। देखो अगर हम ये 30 लाख रुपए सरकारी स्कीम में ना लगाते हुए, मान लो अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में लगाना है तो लोग सोचते हैं म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लास्ट वीडियो में बताया कि म्यूचुअल फंड एक सिर्फ पैसा लगाने का तरीका है। आपसे पैसा लेके अगर शेयर मार्केट में लगाते तो इक्विटी फंड, आपसे पैसा लेके गोल्ड में लगाते तो गोल्ड फंड, आपसे पैसा लेके सरकार को देते तो गिल्ड फंड, आपसे पैसा लेके बैंक को देते तो भाई साहब लिक्विड फंड, आपसे पैसा लेके अगर शेयर मार्केट रियल एस्टेट में लगाते तो रियल एस्टेट फंड, जिसको REIT कहते हैं, ठीक। तो अलग अलग है। कमोडिटी में लगाते तो कमोडिटी फंड। तो सीधी सी बात है कि भाई साहब म्यूचुअल फंड में एक स्कीम होती है जिसको कहते हैं हाइब्रिड फंड, ठीक। और हाइब्रिड फंड में भी 2 तरह के होते हैं, कंजर्वेटिव और एक एग्रेसिव। कंजर्वेटिव हाइब्रिड बहुत अच्छी है, ठीक। हाइब्रिड फंड मतलब आप समझ रहे हो, हाइब्रिड मतलब मिक्स, जिसमें डेट और इक्विटी मतलब शेयर मार्केट और डेट दोनों का मिक्सचर रहता है, ठीक। अब सीधी सी बात है, सीनियर सिटीजन है तो हम इक्विटी के रिस्क नहीं ले सकते। हम कम रिस्क या जीरो रिस्क की बात करें तो एक फंड रहता है जो कि हाइब्रिड फंड के अंदर रहता है, एग्रेसिव हाइब्रिड, जिसमें शेयर मार्केट में 75% पैसा लगता है और 25% डेट मतलब सेफ में लगता है, ठीक। कमर्शियल बॉन्ड हो गया, डिबेंचर्स हो गए, FDs हो गई, उसमें लगता है, तो उसमें फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। एक होता है कंजर्वेटिव हार्ट में, जिसमें 75% सेफ में लगता है, डेट में लगता है, फिक्स्ड रिटर्न एसिड में लगता है, और 25% ही इक्विटी में लगता है। और पिछले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के ऐतिहासिक के रिटर्न की बात करें तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड और एग्रेसिव हाइब्रिड ने 8% से लेके 15% का CAGR पास्ट में दिया था, पास्ट में, ठीक है। ऐतिहासिक रूप की बात करें, ठीक। आगे क्या होगा इसका नहीं कह सकते, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, उनके लिए सबसे अच्छा होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड, जिसमें रिस्क थोड़ी कम रहती है, बहुत ही कम रहती है, क्योंकि 75% तो डेट ही रहता है, ठीक, और 25% इक्विटी रहती है। तो उसमें क्या संभावना हो सकती है अगर लोग थोड़ा सा उसके बारे में सोचे, तो कंपेयर आपको बताता हूं। तो यहां पर आपके सामने 3 कॉलम दे रहा हूं और मैंने तीनों पॉसिबिलिटी रख ली। सबसे पहले तो भाई साहब ऐसे सीनियर सिटीजन 8.2 की जो गारंटेड वो रखी। दूसरा, मान लो हाइब्रिड फंड 10% का रिटर्न अगर दे, पास एज्यूम करें हम कि 10% का एज्यूम करके चले। दूसरा एजम्पशन हम 11% करें और तीसरा 12 करें। सेबी भी एमफी कहता हूं कि भाई साहब आप 11 से 12 चल सकते हैं, बट फिर भी हम सीनियर सिटीजन की बात है तो हम 10 भी लेके चलेंगे थोड़ा, क्योंकि हम सिक्योर होकर चलेंगे, इतना ज्यादा हाइपोथेटिकल नहीं। संभावना भी है अगर हमको केस भी लेके चलना है एग्जांपल का, तो हम कम ही लेके चलेंगे, क्योंकि पास्ट में इससे इतना या इससे थोड़ा ज्यादा ही दिया, बट भविष्य में क्या दे ये तो नहीं कह सकता, इसलिए हम कम ही लेके चलते। तो राशि तीनों में 30-30 लाख रखेगी, चारों में, ठीक ठीक। अनुमानित वार्षिक रिटर्न कितना हो सकता है, 246, इसका तो फिक्स्ड है। 3 लाख इसमें संभावना, 333 इसमें संभावना, 360 की इसमें संभावना। औसत मासिक इसमें हम नहीं देखेंगे, रीजन ये है कि क्योंकि हम क्वार्टरली देख रहे हैं, बट फिर भी मैंने निकाल लिया था। क्वार्टरली देखे तो भाई साहब इसमें कितना आएगा, 61,500 अकाउंट में, ठीक है। इसमें कितना मिलने की संभावना, 75,000 मिलने की संभावना, इसमें 82,500 मिलने और इसमें 90 की संभावना। मतलब अगर आप आपकी सेविंग स्कीम को थोड़ा सा हाइब्रिड फंड में हल्की सी वो पर्सन जो कि रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ी सी, ठीक, तो डेफिनेटली हाइब्रिड में 10-11% का अगर एज्यूम करें तो आप देखोगे 54,000 अधिक मिलने की संभावना
और अगर 11 दे दो तो 84 अधिक मिलने की, और अगर हाइब्रिड में अगर 12 अगर अच्छा मार्केट रहा, ठीक, वो जो थोड़े सीनियर सिटीजन जो कहते हैं कि भाई साहब 30 लाख के अलावा भी मेरे पास एक फंड है थोड़ा सा 10 20 30 40 लाख का, तो मैं इस फंड को हल्की रिस्क ले सकता हूं, ठीक है। तो एग्रेसिव अगर हाइब्रिड में जाते तो ऐतिहासिक रिटर्न के हिसाब से देखें तो 1,14,000 अधिक मिलने की संभावना हो सकती है। अब यहाँ पर लोग कहेंगे क्या जो सीनियर सिटीजन की स्कीम है वो खराब है, 8.2 है, म्यूचुअल फंड अच्छा है। देखो ऐसा नहीं है, दोनों के प्रो और कॉन्स दोनों है। सबसे पहले देखें दोनों के डिफरेंस। तो इसके अंदर आपको 8.2% जो सरकारी स्कीम है इसमें 8.2 फिक्स मिलेगा, ठीक है, ना ज्यादा ना कम, फिक्स, ठीक है। लेकिन इसके हाथ में देखें तो भाई साहब फ्यूचर में क्या रिटर्न है वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पास्ट के हिसाब से देखा है तो 5 साल में 10% से लेकर 12% का ऐतिहासिक रिटर्न दिया है, तो उसके आधार पे हमने एजम्पशन करा है। दूसरा, भारत सरकार द्वारा समर्पित, इसलिए बहुत शुरू कर, भारत सरकार ने इसकी गारंटी ली, लिखती है वो गारंटेड स्कीम और डेफिनेटली मिलती है। और इसका जो पैसा है वो बाजार से जुड़ा निवेश है, इसलिए लंबी अवधि के लिए बेहतर रिटर्न की संभावना हो सकती है। बाजार, इकोनॉमी, बिजनेस, ठीक है। और हम पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगा रहे, खैर पूरा पैसा शेयर मार्केट में लग रहा है, अगर हम हाइब्रिड ले रहे तो डेफिनेटली कुछ परसेंटेज लग रहा है, 25 30 40% जो भी वो अपने जो फंड लिया उस हिसाब से। और उसमें भी फंड एक्सपर्ट बैठा है, एडवाइजर, फंड मैनेजर बैठा है, उसके हिसाब से वो बिजनेस चूज करता है। और बाकी उनको मालूम है हाइब्रिड है तो सेफ रखना है, तो उस हिसाब से वो जो फिक्स रिटर्न वाले एसेट है उसमें भी सोच समझ के लगाता है। दूसरा, हर तिमाही पे ही मिलेगा पैसा इसमें, ठीक, जो डेट उसकी फिक्स्ड है। अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो आप SWP कर सकते हो, डेफिनेटली आप डेली या मंथली भी निकाल सकते हो, इसमें ऑप्शन है, ठीक। बाजार की गिरावट का सीधा असर इस पे नहीं होगा, लेकिन इस पे बाजार की गिरावट का असर होगा। लेकिन अगर अच्छा समय रहा तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा। और हमने देखा है पिछले 5 साल 10 साल 20 साल में जब मार्केट तेज रहता है तो कितना रिटर्न देता, लेकिन सिर्फ हम तेजी को देख के पैसा नहीं लगा सकते, इसलिए हमने हाइब्रिड फंड लेके थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड को भी समझा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें रखेगी भाई साहब, ये 8.2% का रिटर्न है ना, ये इन्फ्लेशन जो है ना उसको मात नहीं दे सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन भी 6-7% है, एफडी का रेट भी 7-8% के आसपास ही, तो आधा 1% का जो कि एक्सपेंस में निकल जाए, तो इसमें संभावना कम हो सकती है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड में लगाते हो तो इन्फ्लेशन को मात देने की संभावना इसमें हो सकती है। अधिकतम निवेश इसमें सिर्फ 30 लाख लगा सकते हो, वो जिसके पास 35 से 40 से 50 से 1 करोड़ है तो वो भी 30 से लगा सकता है। और बंदा वो जिसके पास ज़्यादा पैसा है या कम पैसा है, इसमें कोई सीमा नहीं, कितने भी लगा सकता है, ऊपर की विंडो खुली है। इसमें जोखिम बहुत ही कम है, बहुत जोखिम कम, मेरे हिसाब से तो 0% जोखिम है। बात करें तो ये इसके अंदर जोखिम की बात करें तो लो टू मॉडरेट है। रीज़न ये है हमने हाइब्रिड फंड की बात करी, ठीक है, प्योर इक्विटी की नहीं करी, वो 100% रिस्की होता है। उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनकी पूंजी सुरक्षित और महत्वपूर्ण है, और वो लोग जिनके पास कम पूंजी, बहुत ही गरीब मध्यम वर्ग से पैसा जीवन भर कमाए, अब कुछ नहीं रिस्क सकते, ये उनके लिए ठीक है। जिनके पास पूंजी है लेकिन थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी फंड भी होते हैं ना बहुत सारे, जिनका 50 लाख 1 करोड़ का फंड है, तो भाई साहब 30 इसमें लगा दिए, बचे हुए 30-40 इसमें लगाते, तो एक बैलेंस हो जाता है, ठीक है भैया थोड़े रिस्क ले लेंगे हम, ऐसा कुछ भी नहीं। तो दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, टैक्स की क्या पिक्चर है, दोनों में टैक्स की क्या पिक्चर। तो देखो आप पुराने रिजिम में चलो या नए में चलो, ठीक, पुराने में लेंगे तो 80C में बेनिफिट मिलता है, और नए में चलोगे तो कोई बेनिफिट नहीं, 12 लाख तक टैक्स फ्री है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि जो आपके सीनियर सिटीजन स्कीम 8.2 का जो भी ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो पूरा टैक्सेबल है। ओल्ड रिजिम के हिसाब से आप कहोगे तो TDS इसमें लागू हो सकता है। टैक्स हर साल ब्याज पर लगेगा और टैक्स डेफर नहीं है, मतलब साल भर जितना टैक्स लगा उस पर देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर नए रिजिम में भी लोगोगे तो इसमें भी 0% ही टैक्स लगेगा, क्योंकि 12 अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है, और अगर इसमें जो भी आपका साल का 2-2.5 लाख रुपए आ रहा है वो भी 12 लाख से कम ही, तो डेफिनेटली अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है, क्योंकि इससे जो इनकम है वो आपकी इनकम में जुड़ेगी। हाँ, अगर आपके 15-20 लाख रुपए इनकम है और तो ये जोड़ोगे तो डेफिनेटली टैक्स स्लैब में आ जाएगा, वरना 12 लाख से कम आपकी इनकम में रिटर्न है तो डेफिनेटली इसमें टैक्स नहीं लगेगा। वहीं बात करें म्यूचुअल फंड की, अगर 8 दे, 9 दे, 10 दे, 12 दे, 15 दे, कुछ भी रिटर्न दे या नहीं दे, अगर कैपिटल गेन हुआ उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ध्यान रखना, इसकी जो इनकम है वो जो गेन कहलाती है वो इंटरेस्ट जैसी इनकम पे नहीं जुड़ती। अगर आप 100 करोड़ कमाओ, 100 रुपए कमाओ या 5 लाख कमाओ, इस पे सीधा सा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अलग से लगेगा, और 1.25 लाख तक टैक्स इसमें अभी रिबेट है। तो इसमें भी 1 लाख 1.25 लाख तक छूट मिल रही है, तो डेफिनेटली इस पे भी टैक्स 0% लगने की संभावना है। सबसे अच्छी बात है इसमें टैक्स डेफर हो सकता है, मतलब इसके अंदर जो भी आपका इंटरेस्ट है साल भर में बना उस पर लगेगा ही लगेगा। इसमें भाई साहब आपने जितना निकाला, कम निकाला, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, प्रिंसिपल ज़्यादा निकला, उस हिसाब से टैक्स ड्रेफर हो सकता है। तो बात आती है भाई साहब निष्कर्ष क्या निकला। देखिए, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि सीनियर सिटीजन वाले
वो फंड ना लो, सरकारी गारंटीड स्कीम ना लो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, ऐसा नहीं। देखो ये डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत पे, ठीक। मेरा काम था आपको सारे ऑप्शन देना। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड खराब है या ये अच्छा ये खराब है, नहीं। अगर आप गरीब मध्यम वर्ग से आते हो, आपने जीवन भर बहुत मेहनत करी, आपके पास सिर्फ पूंजी 25-30 लाख ही, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 1 लाख 2 लाख पड़ा होगा इमरजेंसी की, वो बात अलग है, तो डेफिनेटली मैं आपको सलाह दूंगा सरकारी गारंटीड स्कीम में ही जाओ। लेकिन आपके पास 30 लाख प्लस है, उससे ज़्यादा है, 30 लाख से 50 60 70 40 50 लाख ज़्यादा है, तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा कि आप इसमें भी सोच सकते हो और बचे हुए फंड में भी सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास इमरजेंसी फंड है, और दूसरा हमने हाइब्रिड फंड में लिया है जो कि थोड़ा सा कम रिस्की है मार्केट के अनुसार, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो रिस्की है ही सही। आखिरी फैसला आपका ही। मेरा तो सिर्फ इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको सारा डाटा बता दूं, कंपैरिजन बता दूं, टैक्स बता दूं, ताकि आप सोच के कुछ ज्यादा, कुछ लोग होते हैं ना कि भाई साहब एक एज के बाद भी 60 के बाद भी मैं ठीक है रिस्क ले सकता हूँ, है मेरे पास पैसा, तो डेफिनेटली वो आप म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड फंड के बारे में सोच सकते हैं। मैं प्योर इक्विटी की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ठीक। हाइब्रिड में भी कंजर्वेटिव हाइब्रिड, या थोड़ा जिनके पास ज्यादा पैसा है 60 70 80 लाख और वो चाहते हैं कि नहीं 10-20 लाख में थोड़ा रिस्क ले सकता हूं, तो वो एग्रेसिव हाइब्रिड में जा सकते हैं। बट फिर भी जिनके पास कम पैसा है, ज्यादा पैसा है, उनके हिसाब से वो मॉडिफाइड कर सकते हैं उन्हें क्या करना। एक और ऑप्शन है कि अगर आपके पास 30 लाख है तो आप एक बार 10 लाख रुपए हाइब्रिड में लगा सकते हो और 20 लाख रुपए आप गारंटेड सरकार में लगा सकते हो, तो वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर पैसा कितना है, क्या सोच सकते हो और किस तरह से आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये सरकारी गारंटेड सीनियर सिटीजन की स्कीम आपको समझ में आई होगी। म्यूचुअल फंड के साथ कैसे कॉम्बिनेशन करके हम हायर रिटर्न की संभावना हो सकती है या नहीं हो सकती, ये आपको समझ में आया होगा। और साथ में हम इसको मॉडिफाइड करके अमाउंट को स्विच करके आप किस तरह से आप पोर्टफोलियो आपका बनाते हैं, ये भी आपको डाउट क्लियर हो गया टैक्स सहित। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें, कुछ भी इस तरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है नीचे कमेंट जरूर करें, और अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप तक अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो प्लीज ज्वाइन करें। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं वो भी कमेंट करें। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।